हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों लेसन में ही टॉपिक रहेगा हमारा आज का देशी रियासतों का विलय, यानी रजवाड़ों को भारत में किस प्रकार मिलाया गया था, उस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी चुनौतियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती जो देश के सामने थी वो रजवाड़ों की थी। देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, बहुत ही दुखद था, परंतु उसके बावजूद भी स्थितियां भारत के लिए अनुकूल नहीं थी, काफ़ी प्रतिकूल उस समय माहौल बना हुआ था। और हम पाते हैं कि उस समय हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, सीमा के अंदर लगभग 565 छोटी बड़ी देशी रियासतें होती थी। और वो रियासतें जब अंग्रेजी शासन चला हुआ था और जब अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उन रियासतों को भी उन्होंने साथ ही स्वतंत्र कर दिया और कहा कि आप चाहें तो भारत में शामिल हों। दो उनको ऑप्शन दिए गए थे, दो सभी देशी रियासतों को, कि या तो आप भारत में शामिल हों या आप पाकिस्तान में शामिल हों, ये निर्धारण करना आपका स्वयं का कर्तव्य है। और दूसरा, आप चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र बनाए भी रख सकती हैं। तो ये बहुत ही गंभीर चुनौती थी, बड़ा ही गंभीर विषय था, क्योंकि अगर इतनी सारी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र बनाएंगी भारत के बीच में, तो हम पाएंगे कि किस प्रकार का राष्ट्र देश हमारा होता। क्या हम दुनिया के इतने बड़े देश के रूप में आज जाने जाते हैं? इसलिए ये एक ऐसी चुनौती थी जिस पर तुरंत उसी समय पार पाया जाना जरूरी था, चाहे किसी भी कीमत पर हो। और इस बहुत ही दुष्कर कार्य के लिए उस समय के हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने भारत के लौह पुरुष, बहुत ही दृढ़ इरादों वाले व्यक्तित्व सरदार पटेल जी को चुना और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई। और इस कार्य के लिए एक स्पेशल विशेष मंत्रालय बनाया गया जिसको रियासतों का मंत्रालय कहा जाता है। देशी रियासतों को भारत से जोड़ने के लिए उस मंत्रालय को कार्य करना था। ये मंत्रालय 25 जून 1947 को बनाया गया था। और जो रियासतों का मंत्रालय था, इसका मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जो इसका सचिव बनाया गया था वो वीपी मेनन जी को बनाया गया था। इन दोनों व्यक्तित्वों ने मिलकर देश की एकता को बनाने के लिए, देश को सुदृढ़ करने के लिए, इन सभी छोटी बड़ी रियासतों को देश में शामिल करने के लिए लगातार कठिन परिश्रम किया और बहुत अधिक, या हम कह सकते हैं कि वो अपने कार्य में लगभग 100% सफल भी रहे थे। तो देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए हमने देख पाते हैं कि बहुत सारी रियासतें शामिल हो गई थी हमारे देश में शुरुआत में ही, परंतु कुछ एक रियासतें थी जो समस्याएं क्रिएट कर रही थी, समस्याएं पैदा कर रही थी। और जो देशी रियासतों को भारत में शामिल करने का एक सहमति पत्र था, विलय का सहमति पत्र था, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो विलय का सहमति पत्र था उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ सकता है। रियासतों का मंत्रालय दिया गया सरदार पटेल जी को। और सरदार पटेल जी के बारे में एक बात ये थी कि वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। यद्यपि नेहरू जी के साथ उनका जरूरी नहीं है कि 100% या हमेशा उनके एक मत होते थे, कई बार उनके मतों में अंतर भी पाया जाता था, परंतु जब राष्ट्रहित की बात आती थी तो वो आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी का पालन करते थे और सरकार को पूर्ण सहयोग करते थे। किसी प्रकार का उनमें मनमुटाव हम नहीं कह सकते, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कहीं नहीं था। आइए हम आगे देखते हैं कि जो ये देशी रियासतें थी 565, ये इनके नीचे, या हम कह सकते हैं इनके अंतर्गत भारत की लगभग 20% आबादी यानी जनसंख्या थी और लगभग 45% क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था। तो बहुत बड़ा एरिया था और उसको भारत में शामिल होना बहुत ही हम कह सकते हैं कि समय की सबसे बड़ी मांग थी। इस कार्य में जब लगभग हम देखते हैं कि ये कार्य संपन्न होने की ओर था, तो 4-5 जो रियासतें थी उनमें से एक रियासत थी
त्रावणकोर की रियासत, और उस त्रावणकोर के जो महाराजा थे या शासक थे, नवाब थे, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार के कुछ विचार जो भोपाल के नवाब थे और हैदराबाद के नवाब थे, उनकी भी विचारधारा कुछ इसी प्रकार की दिखाई दे रही थी। तो उस स्थिति को देखते हुए त्वरित कार्रवाई बहुत आवश्यक थी। अब हम देखते हैं कि जो ये 4 रियासतें सबसे ज़्यादा कठिनाई पैदा कर रही थी, ये थी जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और कश्मीर। और एक और विशेष बात इसमें थी कि ये चारों रियासतें भारत के चारों दिशाओं में थी। हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उत्तर में थी, अगर जूनागढ़ की बात करें तो आजकल जहां गुजरात है हमारा, गुजरात में जूनागढ़ रियासत होती थी। अगर हम मणिपुर की बात करें तो हमारे पूर्व में थी, जहां आज मणिपुर या मिजोरम या हम कह सकते हैं हमारा नागालैंड राज्य है। और हैदराबाद रियासत थी जो जहां आज हमारा आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इनका भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। तो ये बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद भी। इन सभी रियासतों का शामिल होना उस समय बहुत ही भारत के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। और यदि रियासतों ने अपने आप को इसी प्रकार स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया होता और हमारी सरकार देखती रहती कि कोई बात नहीं, ये उनका अपना मामला है, तो हम आज एक इतने मजबूत देश के रूप में आज यहाँ पर विद्यमान नहीं होते। किस प्रकार सबसे पहले जूनागढ़ को शामिल किया गया। जूनागढ़ के उस समय जो नवाब थे उनका नाम था महाबत खान। क्या नाम था? महाबत खान। याद रखें क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है कि जूनागढ़ के नवाब का नाम बताएं। अब महाबत खान एक मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाला शासक था, जबकि इस राज्य की जूनागढ़ की हम कह सकते हैं ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू थी, जो अपने आप को भारत में शामिल करना चाहती थी। परंतु जो ये नवाब थे ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने आप को स्वतंत्र रखा जाए, और इस प्रकार की साजिश इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर करनी शुरू भी कर दी थी, जिस पर भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करना जरूरी समझा। और जो वहाँ की जनता थी जूनागढ़ की, उसने शासक का विरोध कर दिया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। इसी स्थिति में जब विद्रोह किया गया तो वहाँ का जो महाबत खान नवाब था, और भारत सरकार ने उनकी मदद भी की, भारत जनता की, तो महाबत खान अपने परिवार सहित विमान के द्वारा कराची चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और तभी भारत सरकार ने वहाँ पर एक सर्वेक्षण करवाया, जनमत संग्रह करवाया, जिसमें वहाँ की जनता ने भारत के पक्ष में मतदान किया और जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 को भारत में शामिल कर लिया गया। अगली जो रियासत थी वो हम जानेंगे मणिपुर थी। मणिपुर का जो शासक था वो था बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह के साथ भारत सरकार ने इस आधार पर एक समझौता किया कि उनकी आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, और इस समझौते का यद्यपि विरोध भी हुआ वहाँ पर जनमानस में, और थोड़े समय के बाद जून 1948 में जनता के दबाव में बोध चंद्र सिंह को वहाँ पर चुनाव करवाने पड़े, और चुनाव के पश्चात जो सरकार जो वहाँ पर विधानसभा बनी, उस विधानसभा में भी जो मणिपुर के भारत में विलय के ऊपर मतभेद थे। कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी जो मणिपुर में उस समय थी वो भारत में शामिल होने के पक्ष में थी, और कुछ राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे थे। यह एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मणिपुर है ये भारत का पहला वह क्षेत्र है जिसमें सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य की अगर हम बात करें तो वो मणिपुर कहा जाएगा। उस चुनाव के बाद वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, परंतु जब भारत सरकार को लगा कि वहाँ पर विरोध के स्वर पनप रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने बिना विधानसभा से कोई सलाह किए सीधे वहाँ के जो शासक थे बोध चंद्र सिंह, उनको सहमति पत्र पर विलय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया, और ये समझौता सितंबर 1949 में हुआ और भारत में मणिपुर का विधिवत विलय हो गया। इस प्रकार मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। हालांकि वहाँ पर विरोध के स्वर कई बार देखने को मिलते हैं, वो एक अलग विषय है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हैदराबाद। हैदराबाद भारत के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा था। हैदराबाद का स्वतंत्र रहना हम कह सकते हैं कि भविष्य में भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और ये छोटी रियासत नहीं थी, बहुत बड़ी रियासत थी ये भारत की। इस रियासत के जो उस समय नवाब थे उनको उस्मान अली खान के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे दौलतमंद, सबसे अमीर लोगों में से एक थे। ये बड़े अमीर आदमी थे और बड़े ही अत्याचारी किस्म के शासक थे। इन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक समझौता किया, जिसमें ये बात कही गई कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, ना तो ये पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे, और एक यथास्थिति जो उस समय की स्थिति थी कि इसको बनाए रखा जाए। परंतु धीरे धीरे इस जो ये हमारी रियासत थी हैदराबाद के शासक हम कह सकते हैं उस्मान, नाम याद रखिएगा, उस्मान अली खान। और यहाँ का जो इस रियासत का एरिया था, क्षेत्रफल था, वो भी 1,40,00,000 था। यानी हम कह सकते हैं, जनसंख्या 1,40,00,000 थी, और जो क्षेत्र जनसंख्या थी इसकी उस समय 1,40,00,000 लगभग, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या इनकी थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये भारत की सबसे बड़ी रियासत उस समय मानी जाती थी। मानी क्या जाती थी इसका जो एरिया था वो 1,32,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल था, तो बहुत बड़ी थी। और जब जनता ने विद्रोह किया शासक का, तो उन्होंने जनता के विद्रोह को या जनता की आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ पर अपनी जो सैन्य कार्रवाई थी, उनका जो अर्धसैनिक बल था, जिसको रजाकार कहा जाता था। रजाकार विशेष रूप से ध्यान रखें, रजाकार कौन थे? रजाकार हैदराबाद रियासत के अर्धसैनिक बल के जवान थे, और ये बड़े ही अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और बड़े ही अत्याचारी किस्म के थे, जिन्होंने जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने शुरू किए। इनकी कार्रवाई को देखते हुए सरदार पटेल जी ने, हमारे तत्कालीन जो रियासतों के मंत्री थे, उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री लैक अली, जो उस समय हैदराबाद के प्रधानमंत्री का पद होता था, उनको से बात की कि इसको रोका जाए। परंतु उनकी बात को जब अनसुना किया गया तो हमारी सरकार ने वहाँ पर सैनिक कार्रवाई कर दी। और सैनिक कार्रवाई करने के साथ ही 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई हमने की, और 17 सितंबर को उनकी जो हैदराबाद की सेना थी या उनका जो अर्धसैनिक बल थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस प्रकार पुलिस कार्रवाई के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। अगली जो हमारी रियासत बचती है इसमें, वो थी कश्मीर। और कश्मीर आप सभी जानते हैं कि आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सबसे बड़ा रोड़ा है। कश्मीर में उस समय एक हिंदू शासक शासन करते थे, हिंदू राजा थे वो, उनका नाम था हरि सिंह। हालांकि ज़्यादा जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे, और हरि सिंह ने भी अपने आप को दूर बनाए रखा। वो भारत में भी शामिल नहीं होना चाह रहे थे, पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाह रहे थे, वो अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे। परंतु पाकिस्तान के साथ लगते हुए उन्होंने पाकिस्तान से कुछ मदद लेना शुरू किया, और पाकिस्तान जो वो मदद उनको दे रहा था, उस मदद के पीछे एक उनकी बहुत बड़ी मंशा थी कि किसी न किसी रूप में इसको कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 1947 21-22 की हम रात्रि भी कह सकते हैं इसको, जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर जो रियासत थी उसके ऊपर हमला कर दिया। और जैसे ही उन्होंने हमला किया तो महाराजा हरि सिंह 24 अक्टूबर को, जब बिल्कुल इनके निकट पहुंच चुकी थी, इनकी राजधानी के निकट पहुंच चुकी थी, तो 24 अक्टूबर को इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। अब भारत सरकार से जब इन्होंने मदद मांगी तो भारत ने अपनी असमर्थता यह कहते हुए जताई कि आप हमारा अंग नहीं हैं, हम किस आधार पर आपकी रक्षा करें। तब उन्होंने
भारत में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए महाराजा हरि सिंह ने। और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए श्रीनगर में पहुंच चुकी थी और भारतीय सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया और बहुत दूर तक उनको खदेड़ दिया। इस प्रकार जो ये जम्मू एंड कश्मीर है या हम कह सकते हैं कश्मीर रियासत है, ये भारत का अभिन्न अंग 27 अक्टूबर को इस पर वायसराय जो तत्कालीन वायसराय थे हमारे उनके हस्ताक्षर हो गए और इसका विधिवत रूप से भारत में विलय हो गया। यद्यपि बाद में सरदार पटेल जी की अनिच्छा होते हुए भी उनकी इच्छा के विपरीत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस मामले को यूएनओ में लेकर गए और यूएनओ में बाद में इस पर भारत अपना पक्ष रखता गया और 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में प्रश्न आ जाता है जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम कब लागू हुआ, तो ये 1 जनवरी 1949 को ऐसा हुआ था। उसके बावजूद भी दोनों वायसरायों की बात हुई तो वहाँ पर जो उस समय के बड़े ही पाकिस्तान में एक सातिर दिमाग व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि एक सुझाव दिया अपनी तरफ से कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अपनी सेनाओं को कश्मीर से हटा लें, परंतु उनका यह बहुत ही अव्यवहारिक और गैर जिम्मेदाराना बयान था क्योंकि पाकिस्तान तो हमलावर था जबकि भारत में तो विधिवत विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उनके जो मुखिया थे उस समय उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ये भारत का अभिन्न अंग था, तो भारत की सेना का वहाँ से हटने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता था, इसलिए उनकी उस बात को अस्वीकार कर दिया गया। और पाकिस्तान समय समय पर दलीलें देता रहा, इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश करता रहा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। और नवंबर 2010 में, ध्यान से सुने, नवंबर 2010 में जो यूएनओ है उसने जम्मू कश्मीर के मामले को अपने उसके पास जो मसले होते हैं, उसके पास जो मामले होते हैं जिस पर उन्हें विचार करना होता है, उन मामलों की श्रेणी से हटा दिया। और इस प्रकार ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई, कूटनीतिक जीत हम इसको कह सकते हैं। इन 4 रियासतों के साथ साथ अभी गोवा, दमन और दीव के ऊपर भी पुर्तगालियों का शासन था, उसको आज़ाद कराने के लिए, गोवा और दमन दीव को आज़ाद कराने के लिए भी हमें पुलिसिया कार्रवाई करनी पड़ी और 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा और दमन और दीव को स्वतंत्र करवा लिया गया। और इस प्रकार हम पाते हैं कि इन सभी रियासतों का विलय होने के बाद हम एक मजबूत भारत का निर्माण करने में सफल रहे और आज हमें गर्व है कि हम एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के निवासी हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।